Hello bachcho, let's read the question. The question says 100 ml of tap water containing CaSCO3 का whole twice calcium bicarbonate was titrated with N by 50 HCl with methyl orange as indicator. If 30 ml of HCl were required, calculate the temporary hardness as part of CaCO3 calcium carbonate per 10 to power 6 parts of water. तो 100 ml हमारे पास टेप वाटर है और उसमें जो है क्या है CaSCO3 का होल ट्वाइस कैल्शियम बाइकार्बोनेट है और उसको ट्रीट किया जाता है किसके साथ 1/50 HCl के साथ। इसकी नॉर्मेलिटी क्या है 1/50 HCl की। ओके और तो वहाँ दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 30 ml ऑफ HCl रिक्वायर्ड है। इसके लिए इसके टाइट्रेशन के लिए 30 ml ऑफ HCl रिक्वायर्ड है। ठीक है तो कैलकुलेट द टेम्परेरी हार्डनेस एज पार्ट ऑफ CaCO3। तो हमें टेम्परेरी हार्डनेस बतानी है एज पार्ट्स ऑफ CaCO3। ओके तो देखते हैं सबसे पहले लिखते हैं इस क्वेश्चन के लिए की कॉन्सेप्ट और की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा टाइट्रेशन। ओके टाइट्रेशन किसका करा रहे हैं, एक तो ये हमारे पास एसिड है और ये हमारे पास ये क्या है कैल्शियम बाइकार्बोनेट क्या होता है बेस होता है। तो एसिड और बेस को के बीच में रिएक्शन करा रहे हैं उसको हम बोलते हैं टाइट्रेशन करा रहे हैं। ठीक है की कॉन्सेप्ट हो जाएगा हमारा इसके लिए इस वजह से टाइट्रेशन। अब देखते हैं कि जब जो एसिड और बेस की रिएक्शन होती है और या टाइट्रेशन होता है तो तब क्या होता है जो मिली इक्विवेलेंट्स हैं एसिड के और बेस के दोनों के इक्वल होते हैं मिली इक्विवेलेंट्स। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं मिली इक्विवेलेंट ऑफ CaHCO3 का होल ट्वाइस इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ दूसरा क्या है हमारे पास CaCO3 है। ठीक है CaCO3 और तीसरा क्या है HCl मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl जो कि एक एसिड है। ठीक है मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl। अब हम देखते हैं इनके मिली इक्विवेलेंट्स को इक्वल करते हैं। तो अगर हम मिली इक्विवेलेंट्स देखें तो इसका मतलब क्या हुआ तुम क्या लेते हैं यहाँ पर N1V1 इज इक्वल टू N2V2 ऐसे हम करते हैं मिली इक्विवेलेंट्स को इक्वल। अगर हम देखें तो CaCO3 के लिए और HCl के लिए हम लेते हैं CaCO3 के लिए और HCl के लिए। ठीक है तो CaCO3 और HCl की अगर हम बात करें तो यहाँ पर N1V1 हो गया फॉर CaCO3 और ये हो गया हमारा HCl के लिए। अब हम देखते हैं कि इनको कैसे इक्वल करेंगे। तो n जो हमारी नॉर्मलिटी होती है नॉर्मलिटी क्या होती है मोलरिटी इंटू n फैक्टर। ओके ये होती है हमारी नॉर्मलिटी। ठीक है अब हम देखते हैं N1 सबसे पहले CaCO3 के लिए अगर देखें तो मोलरिटी क्या होती है मोलरिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये होती है हमारी मोलरिटी। और n फैक्टर अगर CaCO3 के लिए देखें तो n फैक्टर का मतलब होता है कि कितने आयंस में डिसोशिएट हो रहा है। तो जो हमारा CaCO3 होता है CaCO3 कैसे डिसोशिएट होता है वो होता है Ca2+ में प्लस CO3 2- में। ओके तो मतलब दो आयंस में डिसोशिएट हो रहा है तो मतलब इसका n फैक्टर कितना हो जाएगा n फैक्टर यहाँ से हो जाएगा 2। ओके अब हम करते हैं N1V1 इज इक्वल टू N2V2। तो अगर इसकी बात करें CaCO3 की बात करें तो CaCO3 का एक बार मोलिकुलर वेट और देख लेते हैं। मोलिकुलर वेट ऑफ CaCO3 ये कितना हो जाएगा Ca का होता है 40 प्लस 12 कार्बन के लिए और O3 के लिए 16 इंटू 3 तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 100 ग्राम पर मोल। ओके तो अब हम यहाँ इसकी जो नॉर्मलिटी है वो निकाल सकते हैं। तो नॉर्मलिटी कितनी हो जाएगी इसकी मोलरिटी इंटू n फैक्टर मोलरिटी क्या होगी मोल्स पर वॉल्यूम मोल कितने हो जाएंगे तो हम x ग्राम ले लेते हैं इसका x ग्राम ले लेते हैं। ठीक है
CO3 का, और मोल क्या होता है, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। मोलिकुलर वेट कितना हो जाएगा 100, ये हो जाएगा हमारे पास 100 इंटू एन फैक्टर हो जाएगा 2 और इंटू V1, और एक V1 क्या आ जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा, क्योंकि ये हो गया मोल्स, x/100 हो गया मोल्स, और V1 क्यों आएगा, क्योंकि मोल्स पर वॉल्यूम होता है मोलरिटी। ओके, तो V1 से V1 यहाँ पर कैंसिल आउट हो सकता है। और आगे हम देखते हैं जो N2V2 करें, तो N2 HCl के लिए, HCl के लिए गिवन है 1/50 इंटू V2 कितना गिवन है 30 ml, 30 ml का मतलब 30/1000 लीटर। ओके, 1000 ये हो गया, इस हो गया लीटर में। अब यहाँ से अगर देखें तो V1 से V1 कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से x की वैल्यू हम निकालना चाहें तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी हमारे पास, x इज इक्वल टू, ये हमारा ये 100 से ये 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये बचेगा 30/50 इंटू 2। ओके, तो हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू, यहाँ पर 10 और बचेगा इंटू 10, तो यहाँ से लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 0.03 ग्राम। ओके, ये होगी x की वैल्यू, मतलब जो वेट रिक्वायर्ड होगा CO3 का जो वेट है वो हो गया यहाँ पर 0.03 ग्राम। ओके, अगर इसका वेट हमने यहाँ से निकाल लिया तो हम लिख सकते हैं फॉर 100 ml, फॉर 100 ml, 100 ml क्या था हमारा, टेप वाटर था। 100 ml के लिए कितना वेट आया CO3 का, अमाउंट ऑफ CO3, अमाउंट ऑफ CO3 कितना आ जाएगा यहाँ से 0.03 ग्राम। ओके, तो हम अगर 1 ml के लिए देखें, फॉर 1 ml, फॉर 1 ml कितना हो जाएगा ये 0.03/100 ग्राम। ओके, और हमें गिवन है कि 10⁶ पार्ट्स में निकालना है, 10⁶ पार्ट्स ऑफ वाटर, तो फॉर 10⁶ ये कितना हो जाएगा 0.03 डिवाइड बाई 100 इंटू 10⁶। ओके, तो यहाँ से कितना आ जाएगा ये 300 ppm। और 300 ppm कैसे आया, ये अगर हम देखें तो ये 100 है, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये इससे कैंसिल आउट होगा, तो ये क्या बना लेगा ये 0.03 इंटू 10⁴, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 300। ठीक है, 300, तो ये हो गया हमारे पास 300 ppm पार्ट्स पर मिलियन, क्योंकि हमें गिवन ही ये मतलब पूछा ये था कि 10⁶ पार्ट्स में बताना है, तो ये 10⁶ का मतलब होता है मिलियन। ओके, तो 10⁶ में कितने हो गए 300 parts per million. So I hope you understood it well. Best of luck.